इज़राइल एक बार फिर ईरान के साथ युद्ध में है क्योंकि ईरानी शासन और उसके प्रॉक्सी गुटों ने पिछली रात इज़राइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जानिए आपने क्या मिस कर दिया। सभी का फिर से स्वागत है क्वाड में और एक बार फिर हम यहाँ युद्ध मोड में हैं और यही वजह है कि मेरी शानदार सह होस्ट सभी अपनी अपनी जगहों पर हैं जहाँ वे रहती हैं। इस हफ्ते हमारे खास मेहमान लिली मू भी हमारे साथ हैं जो हमारी ईरान विशेषज्ञ हैं और जो वाकई में ईरान में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। लिली, मैं आपसे शुरू करूंगी। कल रात फिर से बमबारी शुरू हो गई। हम सब शेल्टर में भाग रहे हैं। इस्लामी गणराज्य का दावा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इज़राइल ने दहिया पर हमला किया है, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों का मुख्य अड्डा है। वे दोनों संघर्षों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बातचीत आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी। सबसे अहम बात यह है लिली, मैं चाहती हूँ कि आप हमें इस वीकेंड वापस ले चले क्योंकि इससे पहले ईरान में कुछ हो रहा था। क्या आप बता सकती हैं कि आपने क्या सुना? ठीक है, नमस्ते और शालोम। फ्लर महिलाओं, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आशा है आप सभी सुरक्षित हैं। मुझे पता है मिसाइलों की आवाज परेशान करती है। मैंने भी वहां रहकर सुना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ईरानी छात्र फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। शासन हिल रहा है, वे सच में हिल गए हैं। इंटरनेट बंदी के दौरान ईरान में बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं चला, और ऐसा लग रहा था कि ईरान में बस एक सन्नाटा और खामोशी है। लोग अपने घरों में डरे हुए हैं और कोई भी शासन के खिलाफ बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन ईरान में जो हुआ वो ये था कि ईरानियों ने पहले से कहीं ज्यादा हौसला महसूस किया, खासकर जब 3 महीने पहले शासन के खिलाफ बमबारी अभियान शुरू हुआ था। जनवरी के नरसंहार के बाद जो ठीक 180 दिन पहले हुई थी, अभी हमारे पास ये 3 दिन हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं। 180 दिन 3 बार खुद को दोहराते हुए हमारे जीवित रिश्तेदारों और दोस्तों की यादों में अचानक जमीन पर गिरना, अस्पताल जाकर अपने परिवार वालों को लाना, उनकी दोनों आंखों के बीच गोली के घाव देखना, और इस शासन को जो उम्मीद थी वो थी पूरी तरह से चुप्पी और ईरानी लोगों का टूट जाना। जो हुआ वो एक अनोखा विद्रोह था जो प्रवासी समुदाय में भी जारी रहा। जब ईरान में ईरानियों को बंदूक की नोक पर रखा गया, तब बचाव अभियान ने उन्हें उम्मीद दी। और जब शासन की सुरक्षा और कड़ी निगरानी अपने चरम पर थी, सुरक्षा बलों ने क्रूरता दिखाते हुए एक ही दिन में 20,000 लोगों को मुसाद एजेंट बताकर गिरफ्तार कर लिया। लोग फिर भी नहीं रुके। अब इंटरनेट लौटने पर ईरानियों ने देखा कि हम क्या कर रहे थे, और हमने भी देखा कि वे क्या कर रहे थे। अब साहस फिर जाग उठा है, जिससे इस्फहान जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों और हाई स्कूल के छात्र भी सड़कों पर आकर शासन परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जावेदिच फिर से। राष्ट्रपति ट्रंप अपने रास्ते पर रहें। उन्होंने कहा, इजराइल उन्हें मारो, हम ये संभाल लेंगे। तो जिस वजह से शासन ने अपने छोटे मुल्ला की मौत के 100वें दिन को चुना है, जिसे अभी तक दफनाया भी नहीं गया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी आदमी ने ये सुनिश्चित किया कि ईरानी छात्रों, ईरानी परिवारों, जिन्हें आज से ठीक 100 दिन पहले गोली मारी गई थी, उन्हें अंतिम संस्कार भी ना मिले। ये बेहद पहले उन्हें उसे दफना देना चाहिए। ये हमारे लिए कुछ कट्टरपंथियों से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका होगा। लेकिन एमिली, क्या आपको लगता है कि आपको क्यों लगता है कि ये समय चुना गया है? क्या आपको लगता है कि जो दिख रहा है, और मैं नहीं जानती कि मैं इससे सहमत हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये सवाल आप पर डालना चाहती हूँ एमिली, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इस पर कुछ विचार हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार की जो दिखती हुई बेताबी है समझौता करने की, हालांकि मैं अब भी निश्चित नहीं हूं कि ये सब नाटक है या असली है, लेकिन मान लीजिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिकियों को सच में बहुत ज्यादा समझौता करना चाहने वाला समझ लिया है। ऐसे में उन्हें मुश्किल में डाल दिया गया है और वे और भी साहसी होते जा रहे हैं। वे तथाकथित युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही दबा दिए गए थे।
अब वे फिर से साहसी होकर इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं एमिली? देखिए, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इस समय जब हम शूटिंग कर रहे हैं तो शायद अब तक 20 या उससे भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो चुकी हैं। दिया। इज़राइल पर कई अलग-अलग मिसाइलों की लहरें आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है यही होने वाला था। जब भी आप इस शासन को किसी भी रूप में खुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह एक दक्षिणपंथी अमेरिकी प्रशासन हो या वामपंथी अमेरिकी प्रशासन, नतीजा एक ही होता है। हर बार जब भी उन्हें कोई रियायत मिलती है, वे जवाब में और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अगर इज़राइल ने जवाब ना दिया होता, वे फिर हमला कर सकते थे। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद वही करती। हाँ। वे ऐसे ही काम करते हैं। यही एक तरीका है जिससे वे अब तक खुद को बनाए रख पाए हैं। और मैं ये किसी तरह की तारीफ के तौर पर नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये तरीका कुछ लोगों के लिए जिंदा रहने लायक है, जो एक गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि जो हम अब देख रहे हैं वो अमेरिकी प्रशासन की दूरदर्शिता की कमी का परिणाम है। और ये कुछ ऐसा है जो दशकों से अमेरिकी विदेश नीति में लगातार रहा है। वैसे चाहे दाएं हों या बाएं, वे बस मध्य पूर्व को समझते ही नहीं हैं और वे साथ ही साथ हस्तक्षेप करना चाहते हैं और हर चीज में अपनी दखल अंदाजी रखना चाहते हैं, इसके बजाय कि इजराइल को वास्तव में वो काम करने दे जो जरूरी है और इजराइल को पूरा समर्थन दे, क्योंकि इजराइल जानता है कि इस्लामिक रिपब्लिक जैसे दुश्मन से कैसे निपटना है। और हर कदम पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी न किसी वजह से, चाहे वो जायज हो या नहीं, ठीक है, मैं उसमें नहीं पड़ने वाली, उन्होंने इजराइल को बार बार आगे बढ़ने से रोका है। वे अब भी इजराइल और इस्लामिक रिपब्लिक से हमला रोकने की अपील कर रहे हैं, जो सही प्रतिक्रिया नहीं है। इससे शासन को और हिम्मत मिलती है। ये शासन को संकेत देता है कि आप अमेरिका के सहयोगियों जैसे इजराइल या फारस की खाड़ी के अरब देशों पर हमला जारी रख सकते हैं। मैं अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करके आया हूं, जो पूरे क्षेत्र में बन रही स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईरान को क्या सुझाव दूं। तुमने अपनी मिसाइलें चला ली, अब बहुत हो गया। बातचीत की मेज पर लौटो और समझौता करो। मैंने उनसे आज के शुरुआती आईडीएफ हमलों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया ये हमले अमेरिका के साथ समन्वित नहीं थे। मैंने उनसे बेरूत में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों पर प्रतिक्रिया मांगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं इससे खुश नहीं हूं। जैसे ये स्वीकार्य व्यवहार नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन देशों पर एक ही ताकत हमला कर रही है, चाहे हूथी और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी प्रॉक्सियों के जरिए हो या खुद इस्लामिक रिपब्लिक के जरिए। तो ये पूरी तरह से गलत है। और एक और बात, चुप होने से पहले मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि इंटरनेट बहाल होने के बाद जो वीडियो सामने आए, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पहले ही कहना चाहिए कि ये केवल आंशिक रूप से बहाल हुआ है। ये सच में खुला इंटरनेट नहीं है। अभी भी काफी फिल्टरिंग और समस्याएं हैं। कल रात इस्लामिक रिपब्लिक ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो उन खास जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया। मुझे नहीं पता वो फिर से चालू हुआ या नहीं, पर मुझे पता है वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन जो फुटेज हमने देखी है उसने इस बात को और भी ज्यादा साफ कर दिया है कि ईरानी लोग बहुत बहुत एकजुट हैं, पहले से कहीं ज्यादा, कि वे क्या चाहते हैं और वे किसे बदलाव का नेतृत्व करते देखना चाहते हैं। और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम सड़कों पर लिया जा रहा है, और वो है क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी। और सच कहूं तो ये बिल्कुल अजीब है कि पश्चिमी देश रेजा पहलवी का समर्थन करने से बचने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोई और विकल्प है ही नहीं। यहाँ डेल्सी रॉड्रिगेज नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है। शासन में कोई समाधान नहीं निकलेगा, और निकला भी तो लोग नहीं मानेंगे। इस शासन के गिरने तक पूरी अराजकता रहेगी, यही एकमात्र विकल्प है, और उन्हें हकीकत माननी होगी। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो पीछे हट जाए और इजराइल को काम पूरा करने दे। मेरा मतलब है, अगर अमेरिकियों की योजना सच में यही है, तो मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। फिर भी ट्रंप को संदेह का लाभ देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक के मामले में पिछले दशकों में बाकी राष्ट्रपतियों से ज्यादा नहीं किया है? वो बहुत स्पष्ट रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हों। वो बहुत स्पष्ट रहे हैं कि वो, मेरा मतलब है, आप जानती हैं, उनमें से बहुत कुछ दिखावा है, लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कल ही बमबारी से पहले कहा था, उन्होंने कहा हम या तो कोई समझौता करेंगे या फिर युद्ध की ओर लौटेंगे। क्या हमें आपकी राय में सुशाना, ट्रंप को थोड़ा और संदेह का लाभ देना चाहिए? आप जानती है, ये बहुत अच्छा सवाल है।
लेकिन मुझे लगता है कि हम बार बार वही नाटक देख रहे हैं। हम हमास के पीछे जाएंगे, हम हमास पर हमला करेंगे, हम हमास को खत्म कर देंगे। हमास अभी भी मौजूद है। हम हिजबुल्लाह के पीछे जाएंगे, हम हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे, हम हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में लोगों को मार रहा है और फायरिंग नहीं रुकी। हम ईरान को गिरा देंगे। हमने इनमें से कोई मामला बंद नहीं किया। तो मेरे लिए मैं सोच रही हूँ कि हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? एक ही गलती बार बार क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वे सभी ईरानी शासन के ही लोग हैं। सही है ना? तो अगर हमें ये करना है, अगर हमें सच में हमास से छुटकारा पाना है, अगर हमें सच में हिजबुल्लाह से छुटकारा पाना है, तो हमें ईरानी शासन का भी अंत करना होगा। बस यही है। मुझे पता है ये मुश्किल है। मुझे लगता है अमेरिकियों के लिए राजनीति मुश्किल है, क्योंकि वे इससे दूर हैं और उन पर इसका असर नहीं पड़ता। उनके लिए आपको 20 मिनट बैठकर पूरी राजनीतिक स्थिति समझानी पड़ती है, ताकि वे इसका असर समझ सकें, जब तक वे पेट्रोल पंप पर महसूस न करें। ईमानदारी से कहूं, ट्रम्प को फिलहाल संदेह का लाभ दिया जा सकता है। आखिरकार वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो अगर उनके लोग इसके खिलाफ हैं और वो इसे एक बार में पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, तो मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप ये हर समय नहीं कर सकते। आप बार बार जा नहीं सकते और वापस नहीं आ सकते। ये इसके लिए सही दुश्मन नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हर चीज में दखल देना चाहिए और हमेशा दुनिया का पुलिस बनना चाहिए। लेकिन जब बात हमारे समय के तृतीय राइख के खिलाफ, उस शासन के खिलाफ जो सबसे ज्यादा आतंकवादी हमलों और सबसे ज्यादा हताहतों के लिए जिम्मेदार है, के खिलाफ स्टैंड लेने की आती है, मध्य पूर्व और उससे बाहर किसी भी दूसरी एकल इकाई, यहाँ तक कि उन आतंकी संगठनों से भी ज्यादा हताहतों के लिए वही जिम्मेदार है, जिनमें से कई वास्तव में उसके नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इसका अमेरिकी लोगों पर जितना वे समझते हैं उससे कहीं ज्यादा असर पड़ता है। हमें उन्हें किसी न किसी तरह समझाना होगा ताकि वे समझ सके, क्योंकि अभी असली असर अंदरूनी विघटन है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अपने मूल्यों के कारण इस स्थिति में कार्रवाई करना नैतिक दायित्व है, और मुझे लगता है कि ये बात और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। यही वो बहाना था जिसका इस्तेमाल उन्होंने सबसे पहले इसमें शामिल होने के लिए किया था। हाँ, उन्होंने ईरानियों से सड़कों पर बने रहने की अपील की थी। मुझे लगता है इसके साथ जिम्मेदारी आती है और हमें उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका ने प्रतिरोध को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया वो बहुत खतरनाक है। जो कुछ भी वो सहन करने को तैयार रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में अमेरिकी जानें खतरे में पड़ गई हैं। जो मिसाल उन्होंने कायम की है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। शायद वे अच्छा और बुरा पुलिस वाला खेल रहे हैं, लेकिन इसके भी अनचाहे नतीजे होते हैं। ये उनमें से एक है। मुझे लगता है जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, जिसकी मुझे उम्मीद है, मैं गलत साबित होना चाहूंगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा। और आप जानते हैं, मैंने यही बात गाजा में युद्ध विराम और लेबनान में युद्ध विराम के बाद भी कही थी, या युद्ध विराम जो भी हो। अब तो मुझे नहीं पता कि उस शब्द का मतलब क्या है। समीकरण में कुछ नहीं बदला। हम अब भी ट्रंप प्रशासन से उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो नहीं आई। ये कहने के बाद उन्होंने पहले भी इस तरह की चाल का इस्तेमाल किया है और हम तब तक आलोचनात्मक रहे जब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, और फिर हमें लगता है कि वो दुश्मन को भ्रमित कर रहे थे। कल उन्होंने एक्सियोस के इजरायली पत्रकार बराक रावित से कहा कि बीबी को हमला नहीं करना चाहिए, और फिर बीबी से बातचीत की और जाहिर तौर पर बीबी को वो छूट दी जो हमें चाहिए थी। हमें नहीं पता कि ये सीमित है या नहीं, हमें नहीं पता कि कितना है मेरे लिए। और आप जानते हैं, यरूशलेम पोस्ट में डेविड वेनबर्ग द्वारा एक लेख था, शायद आप सहमत हो, शोशाना। मुझे लगा कि आर्थिक कमजोरी और ट्रंप का समय के लिए दबाव बनाना और इसे लंबा खींचना, क्योंकि जाहिर तौर पर ट्रंप ने पिछले हफ्ते ढेर सारी नई शर्तें भेजी। 2 हफ्ते पहले जूम कॉल में उन्होंने कहा कि सभी को अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहिए। तो मेरा मतलब है, क्या जो पागलपन दिख रहा है उसके पीछे कोई रणनीति है? मैं अभी उस आदमी को शक का फायदा देना चाहती हूँ कि वो उनके साथ वैसा ही खेल रहे हैं जैसा दशकों तक सबके साथ किया। मुझे यकीन है कि उनके इस दिखने वाले पागलपन के पीछे भी कोई रणनीति है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अराजक हैं। मुझे यकीन है कि उनकी पागलपन के पीछे कोई तरीका है।
मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं इस बात को लेकर उलझन में हूँ कि क्या ये सब किसी योजना के मुताबिक हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि वो बस सुबह उठते हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही परिपक्व हो रहे हैं। हाँ, परिपक्व, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच में अगर आप उन्हें इंटरव्यू में देखें, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे कभी-कभी इस दिमाग में क्या चलता है, और साथ ही वो लंबे समय में बहुत रणनीतिक भी लगते हैं। तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लग रहा है कि ये सब हो रहा है और बाकी दुनिया लगभग पूरी तरह से चुप है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में कोई सुरक्षा संबंधी गतिविधि नहीं हो रही है और कोई बैठकें भी नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग बस चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं शायद देखते हैं क्या होता है, जो मेरे लिए बिल्कुल दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे अभी दुनिया में सिर्फ 3 ही अहम खिलाड़ी हैं, जबकि ये सच नहीं। रूस, यूक्रेन, चीन, कॉन्गो सब चल रहा है। लेकिन मुख्य स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान है। फिर भी सब सिर्फ देख रहे हैं, कम से कम सार्वजनिक तौर पर यही लग रहा है। मैं सोचती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और जैसे मुझे लगता है कि देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ मैं सच में मानती हूँ कि आखिरकार हाँ, कोई योजना जरूर है और भले ही मैं हर चीज से सहमत नहीं हूँ जो वो कर रहे हैं और ना ही उस तरीके से जिससे वो चीजें करते हैं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि आखिरकार कोई योजना है जिस पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसके एफयूबी कहने का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि वे 90% एक जैसे सोचते हैं। खैर, भले ही वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी नाटक का ही हिस्सा हो सकता है। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि लेबनान के साथ जिस तथाकथित युद्ध विराम की बात हो रही है, जो हम सब जानते हैं कि बकवास है, उस युद्ध विराम में हमारे 31 सैनिक मारे जा चुके हैं। सस्ते ड्रोन से हमारे लड़के और लड़कियां उस तथाकथित युद्ध विराम में सस्ते ड्रोन से मारे जा रहे हैं और इस पूरे समय हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इज़राइल के उत्तर के समुदाय स्कूल नहीं जा सकते, सामान्य जीवन नहीं जी सकते, अपने कारोबार फिर से शुरू नहीं कर सकते। 2.5 साल की जंग के बाद भी वे घर नहीं लौट सके और ये सब कुछ फिर से शुरू हो गया क्योंकि इज़राइल ने फैसला किया कि वो दहिया और बेरूत में हिजबुल्ला के घर में जाएगा और कहेगा अब बहुत हो गया। हमारे लड़के आपकी तथाकथित बातचीत की वजह से सीमा पर बैठे बैठे शिकार नहीं बन सकते। और दिलचस्प बात यह है कि ऑन, जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले कहा था, और शायद ये सब समय का खेल है, सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने कहा था, हिजबुल्ला हमारे देश का शासक नहीं है, हम अपने देश के खुद शासक हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ये है, वे इससे सहमत नहीं हैं। वे इस समझौते को मंजूरी नहीं देते। क्या हुआ? ये तुम्हारा देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। मैं इस बयान को खारिज करता हूं क्योंकि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं। वे लेबनान का इस्तेमाल कर रहे हैं सौदेबाजी के मोहरे के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत में यह अस्वीकार्य है। क्या आपको लगता है कि इसका कोई संबंध हो सकता है, एमिली? क्या आप इसे इस तरह देखती हैं कि शायद लेबनान इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्ला से छुटकारा पाने के लिए बहुत करीब आ रहा था? देखिए, ये इस्लामिक रिपब्लिक का तरीका रहा है, आप जानती हैं, पहले दिन से ही। मेरा मतलब है, उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम देने में जो मदद की, उसका एक कारण अब्राहम समझौते भी था। वे शांति को रोकना चाहते थे, सक्रिय रूप से रोकना। यही तो वे करते हैं। तो बिल्कुल, इसमें ये पहलू भी है। क्षेत्र में शांति या सामान्यीकरण की कोई संभावना दिखती है तो इस्लामिक रिपब्लिक तुरंत उसे बाधित करने को तैयार रहती है। मुझे इसमें ये पहलू भी शामिल लगता है। लेकिन वे हिजबुल्ला के साथ मोर्चे को अपने खुद के संघर्षों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब से बातचीत की चर्चाओं, यहाँ तक कि वार्ताओं की चर्चा भी शुरू हुई थी। और मुझे लगता है कि ये भी एक रणनीतिक गलती है कि ट्रंप प्रशासन ने इसे जिस तरह से पेश किया है और जनता को जो विश्वास करने दिया है, भले ही पर्दे के पीछे स्थिति अलग हो। जिस तरह से ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक को यह दिखाने की अनुमति दी है कि वे एक और स्वतंत्र संप्रभु देश के लिए फैसले ले सकते हैं, जो सच कहें तो एक इस्लामिक शासन द्वारा कब्जा किया गया है, ये वाकई शर्मनाक है। ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, खासकर जब कोई आतंकवादी संगठन अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी पर क्षेत्र में हमला कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरह से इसे संभाला है, कम से कम जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया है,
वो वाकई बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस्लामिक रिपब्लिक को कोई ढील या छूट देनी चाहिए जब बात आती है, आप जानते हैं, दूसरे विदेशी देशों के मामलों में दखल देने की। और मैं बहुत खुश थी कि लेबनानी राष्ट्रपति ने ठीक उसी बात पर टिप्पणी की और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी जारी रहे। मेरा मतलब है, लेबनान इस्लामिक रिपब्लिक के कारण असफल राज्य बन चुका है, पर उम्मीद है हम यहाँ कुछ नया कर सकते हैं। कम से वे बातचीतें फायदेमंद होंगी। मुझे लगता है लेबनान के लिए भविष्य है, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करना जरूरी है। बिल्कुल सही। हमारा लेबनान से कभी क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा। लोग ये नहीं समझते। ये सब विचारधारा का मुद्दा है। पहले तो वहाँ फिलिस्तीनी नेतृत्व आया था और फिर जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया या वे बिखर गए और दुर्भाग्यवश वापस यहाँ आ गए, फिर हिजबुल्लाह की शुरुआत हुई। लेकिन लिली, ये आप और ईरानी समुदाय को कैसा लगता है, जबकि ट्रंप ने सिर्फ एक हफ्ते पहले कहा था, हाँ मैं मोशे तबर के साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं हिजबुल्लाह से बात कर रहा हूँ। क्या आप उन पर विश्वास करती हैं या आपको क्या लगता है वो कहाँ गलती करने? नहीं, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये ज्यादातर उनकी अपनी निजी वजहों से मनोरंजन करने की आदत है। मेरा मतलब है, अगर वो एक ऐसे आदमी हैं जिनके पास सच में दुनिया में इतना अधिकार है कि वो तय कर सकते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है, अगर उन्हें हमारी परेशानी और अनिश्चितता में हंसी चाहिए तो हंसने दीजिए। यही डरावना पहलू है। कम से कम यही वो जरिया है जिससे ये ताकतवर आदमी अपनी भड़ास निकालना चाहता है, जो सिर्फ शब्दों के जरिए डराता है। लेकिन असल में इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ आंदोलन चलता रहा है, ये रुका नहीं है। बमबारी अभियान और फारस की खाड़ी में सारी गतिविधियां नहीं रुकी है। इस शासन के खिलाफ सभी दबाव भी नहीं रुके हैं। रियाल की कीमत दशमलव के एक हिस्से भर भी नहीं बढ़ी है ना? नहीं। तो ये शासन अब खामने की मृत्यु से 101 दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में है। अब तक तो हर एक दिन जो गुजरता है वे और भी कमजोर और भी कमजोर और भी कमजोर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वे, जबकि ईरानी लोगों के पास रोटी नहीं है, उनके पास तेल नहीं है, उनके पास जिंदा रहने के लिए सबसे बुनियादी जरूरतें भी नहीं हैं, जबकि वे धरती की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में रह रहे हैं। दुनिया में जबरन गरीबी में जी रहे हैं, जबकि वे महलों जैसे दिखने वाले घरों में रहते हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उनकी बिजली हर समय काट दी जाती है, दिन में कई घंटे तक। और फिर ये शासन जाता है और हिजबुल्लाह के उन लोगों का बचाव करता है और उनकी मौत का बदला लेने की कोशिश करता है जो मारे गए हैं। उन्होंने 48 घंटे के अंदर 1 लाख ईरानियों को गायब कर दिया। हर बार जब भी कोई शासन का सदस्य गायब हो जाता है, ईरानी लोग खुश होते हैं। ईरानी लोग खुश होते हैं। इसे कहने का और तरीका नहीं। मैं आपके इस आशावाद को साझा करती हूँ कि जल्दी या देर से ये आंदोलन शासन को हटाने के लिए शुरू हो चुका है। मैं भी यही आशावाद रखती हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि ये 2 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, या फिर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया मुख्य रूप से शुरू हो चुकी है। और ये सोचकर बहुत दुख होता है कि यहाँ और ईरान में खासकर सभी पक्षों के और लोग मर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यही हमारे पास है। और अगर घटिया लोगों की बात करें तो अब हम अपने सबसे पसंदीदा की ओर बढ़ते हैं। हर हफ्ते के घटिया इंसान के लिए हमारे पास और भी ज्यादा लोग होते हैं। शुशाना, इस हफ्ते सबसे बुरा इंसान आपके हिसाब से कौन है? इस हफ्ते मैं फिर से मुख्य धारा के मीडिया को ही लताड़ रही हूँ। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो CNN और इजाबेल यंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहती है, वो वीडियो पे आती है और कहती है, हिजबुल्लाह के लड़ाके बहुत छुपे हुए रहते हैं, लेकिन हमने एक दूर दराज जगह पर उनसे इंटरव्यू करने का मौका पा लिया। और वो ऐसे लेबनान के खेतों से गाड़ी चलाते हुए जा रही है, कुछ भी हो। और फिर वो उस आदमी से बात करती है जिसकी उम्र शायद 20 के आसपास होगी, अगर हो भी। वो पूरी तरह से लिपटा हुआ है, जाहिर सी बात है। और वो पूछती है, जब तुम अपने दोस्तों को मरते हुए देखते हो तो कैसा महसूस होता है? तुमने कई फाइटर्स को मरते देखा है, इससे तुम्हें कैसा लगता है? هذا الشيء فخر إلنا كبير واستشهد
طائفة الشهيدة نفتخر فيها. احنا هيدي عقيدة مشينا عليها ونحن عم نرد دفاعا عن الوطن. क्या आपको लगता है कि इजराइल और इजरायली सैनिकों के खिलाफ लड़ाई करना लेबनान को ज़्यादा सुरक्षित बनाएगा? मेरा मतलब है इससे लेबनान के लोगों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल कैसे पलटवार करेगा। हम शहीदों की संतान हैं, हम डटे हुए हैं और हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हाँ क्या हाँ आप एक आतंकवादी तक पहुंचते हैं लेकिन उससे नहीं पूछते कि 8 अक्टूबर को हमला क्यों किया या लेबनान को क्यों नीचे ला रहे हो? आप ये नहीं कहते कि अगर हिजबुल्लाह ना होता तो लेबनान इजराइल में शांति होती। आप उससे बस उसके दोस्तों की मौत का हाल पूछते हैं। वो कहता है हिजबुल्लाह के बिना लेबनान में शांति मुमकिन नहीं। वो महिला थोड़ी आपत्ति जताती है, वो पूछती है। आप क्या जवाब देंगे जो कहते हैं कि यहाँ शांति आपके कारण नहीं है? ये सच नहीं है। ठीक है, तुम्हारा कैसे हो, पत्रकार कैसे है? इस हफ्ते जिसने ट्रम्प का इंटरव्यू लिया उसने उनसे इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि ट्रम्प उठकर चले गए। लेकिन आप लेबनानी आतंकवादी से सुरक्षित बातचीत कैसे करते हैं और उसे मंच देते हैं कि वो कह सके या तो हम मरेंगे या हारेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे अच्छा हिस्सा है। वे हमारी जमीन लेना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कहती। आपके पास कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन? अपनी जमीन ले लो। वे 7 अक्टूबर से पहले, 8 से पहले आपकी जमीन में नहीं थे। और आप क्या? वो एक शब्द भी नहीं कहती। वो बस ऐसे है जैसे आपको परियों की कहानियां सुना रही हो और ये एक मंच है उनके लिए। तो मैं बस सोच रही हूँ ये लोग और कितना नीचे गिर सकते हैं। कोई सीमा ही नहीं है। देखने के लिए कोई नीचे नहीं है और मुख्य धारा की मीडिया के लिए भी कोई सीमा नहीं है। वे बस चलते ही रहते हैं। आप सही कह रही हैं, उन्होंने पूरी चीज को आकर्षक बना दिया है। हिजबुल्लाह आतंकवादी होना कितना आकर्षक है। मैं ईरान जा रही हूँ। क्या आपने वहाँ मुख्यधारा मीडिया को देखा? कैफे देखिए, सड़कों पर लोगों को देखिए। चैनल 4 के कृष्णा, जिनसे मैंने कई बार बहस की है, कैफे लोगों से भरे हुए हैं जो हो रही घटनाओं पर शक कर रहे हैं। सच कहूँ तो ये सब प्रोपेगेंडा है। हम गोएबल्स हिटलर के समय में हैं। हर कोई आतंकवादियों को ग्लैमरस हीरो की तरह दिखा रहा है। ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। ये बेहुदा है। जैसे वो उस इंसान के साथ बाहर जा रही है जिसे वो हमेशा पसंद करती थी और सुनना चाहती थी। हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया है ना? मतलब एक बात है अगर वो जाती है, वो करती है, लेकिन CNN में किसी को तो कहना चाहिए था। पता है, मुझे नहीं लगता कि ये वो है। ये वो नहीं है जो हमें देखना चाहिए। शायद आपको कुछ और कहना चाहिए। कुछ नहीं, बस उन्हें मंच देना। हाँ, लेकिन क्रिस्टियान अमनपुर को भी नेतृत्व के साथ ऐसा करते देखा है। फिर से इसे ऐसे पेश करना जैसे वे पीड़ित भी है और नायक भी। इन लोगों के लिए शब्द कम हैं। एमिली, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे घटिया इंसान कौन है? तो मेरा सबसे घटिया इंसान, और सच कहूं तो ये कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो सकते थे इस हफ्ते मेरे शो एक्सेस ऑफ ट्रूथ में, लेकिन इस सेगमेंट के लिए जिस घटिया इंसान को मैंने चुना है वो हैं डॉक्टर एडम हमावी। अब वे कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। क्या ये कांग्रेस है या सेनेट? इन दोनों में से एक। दोनों ही बुरे हैं, दोनों विकल्प खराब हैं। अब वे न्यू जर्सी के आम चुनाव में जा रहे हैं। लगता है ये कांग्रेस की सीट है और ये आदमी सच में एक असली समस्या है। वो ब्लाइंड शेख के पूर्व करीबी दोस्त और विश्वास पात्र थे। ब्लाइंड शेख को बाद में 1993 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाके में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने भी, आदम हमावी ने, मैं स्पष्ट कर दूं, ब्लाइंड शेख नहीं, आदम हमावी ने भी ब्लाइंड शेख के मुकदमे में उनके पक्ष में गवाही दी थी। तो ये भी है। इसके अलावा वो बोस्निया भी गए थे जब वहां नरसंहार हो रहा था। आप जानते हैं, बोस्निया गए और वहां लड़ाई में हिस्सा लेने या किसी तरह से औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए स्वयं सेवक बने, जो मूल रूप से अलकायदा की एक शाखा थी। वो फिर अमेरिका गए, कुछ समय वहां काम किया और 2024 में मध्य पूर्व लौटकर गाजा के एक अस्पताल में स्वयंसेवी डॉक्टर बने, जहां उन्हें कुछ भी अनुचित नहीं लगा। कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी अस्पताल में हमास के आतंकवादी नहीं देखे, जबकि वे उसी अस्पताल में काम कर रहे थे जिसके नीचे मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था। हाँ, हमें बस यही मान लेना चाहिए कि उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। उन्होंने इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। वो इजराइल के लिए आयरन डोम फंडिंग के भी विरोधी रहे हैं, जो कि मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं, पूरी तरह से रक्षात्मक है।
मूल रूप से ये आदमी बस चाहता है कि और यहूदी मारे जाएं, जो कि हैरान करने वाली बात नहीं है। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि यह अब संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नीतियों में से एक है। उम्मीद है वे अपनी सोच बदलने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि अभी ये सही दिशा में नहीं है। इस हफ्ते मेरा घटिया इंसान डॉक्टर हमावी है, जिन्हें मुझे लगता है चुनाव से हटा देना चाहिए। ये बहुत जिम्मेदार कदम है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करने वाला और आतंकवादियों से जुड़ा व्यक्ति अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य हो। ये बिल्कुल पागलपन है। ये पागलपन है। एक ऐसा आदमी जिसके शरीर पर नाजी टैटू है और जो महिलाओं का शोषण करता है, डेमोक्रेट्स के लिए चुनाव लड़ रहा है। ऐसा लगता है नाजियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर कब्जा कर लिया है। ये बहुत निराशाजनक और हास्यास्पद है। कुछ अच्छे डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी खो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ यहूदी विरोधी भावना है, लेकिन वे उसका मुकाबला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स ने तो बस हार मान ली है। हाँ, जो कुछ हो रहा है वो बहुत डरावना है। मेरा मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं, दाईं ओर भी कुछ पागल लोग हैं। दोनों तरफ पागलों की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी DSA खास तौर पर आगे बढ़ा रहा है और जानबूझकर चुनाव में उतार रहा है, वे चरमपंथी हैं। मेरा मतलब है, पहले वे हाशिए पर थे, अब वे डेमोक्रेट्स पर हावी हो रहे हैं, जो सचमुच अमेरिका से प्यार करते हैं। रिपब्लिकनों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते। हामन जैसे लोग, ये वे लोग नहीं हैं जो अमेरिका को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने अपने यहूदी विरोध को भी सामान्य बना दिया है। कमाल के घटिया इंसान है। उम्मीद है वो हार जाए। भगवान मदद करे। लिली, तुम्हारा घटिया इंसान कौन है इस हफ्ते? क्या तुम तैयार हो? तो यूके में ग्रीन पार्टी के एक नेता है, जैक पुलिंस्की। ओह, हमें उससे नफरत है। दोहराओ। वो मुझे पागल कर देता है। और वो आदमी एक समलैंगिक कम्युनिस्ट है। ये बहुत विरोधाभासी है। उसे पता नहीं है। ऐसा है जैसे खोमैनी ने ट्रांसपैट युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि वो समलैंगिक बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक ट्रांस के साथ, तो ताकि वो मुस्लिम हो सके। ठीक है, शायद ऐसा ही। तो ईरान में अगर कोई समलैंगिक पुरुष रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उनमें से एक को लिंग परिवर्तन कराने का विकल्प चुनना पड़ता है, वरना दोनों को मौत की सजा होगी और फिर उनकी शादी कर दी जाएगी। अब याद रखना, जैक पॉलिंस्की पिछले 6 महीनों के दौरान ये सुनिश्चित किया है कि उन्होंने लंदन में कई अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई है, जहां इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा हर जगह शान से लहराया गया है। मुझे हैरानी है कि इसका खर्च कौन उठा रहा है। और वो हमेशा से ही होप नॉट हेट के लिए सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, जो कि एक पार्टी या आंदोलन है खुले बॉर्डर्स के समर्थन में। फिर भी वे उन सभी ब्रिटिश नागरिकों के इमिग्रेशन पर नियंत्रण चाहते हैं जिन्होंने कभी इजराइल का दौरा किया या जिन्हें इजराइल पसंद है। जायोनिस्ट पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे लगता है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक में है। सच में ये बहुत शर्मनाक है, और वो एक ब्रिटिश संसदीय पार्टी के नेता है। दुखद। लेकिन आप जानती हैं, कम से कम हम यहाँ हैं इसे उजागर करने के लिए। हाँ, पर क्या आप जानती हैं, वो सिर्फ समलैंगिक नहीं, यहूदी भी है, और उसने अपने परिवार व कम्युनिटी से मुंह मोड़ लिया है। 2 दिन पहले उसे फ्री मारवान बरघौती लिखी टी-शर्ट में देखा गया, जो एक हत्यारा और आतंकवादी है। वो यहूदी है जिसने अपने लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला है। एक दिन उसे इस्लामिस्ट बाहर कर देंगे। या फिर यहूदी विरोधी लोग। हे भगवान, हाँ। जैक पोलांस्की के बारे में लिली, जितनी बुरी बातें कहे कम है। मेरा मतलब है, वो नाकाम अभिनेता, हिप्नोटिस्ट और पूरी तरह हारा हुआ है। ढंग से कपड़े भी नहीं पहनता और बग्स बनी या गूफी जैसा दिखता है। साथ ही वो खुद से नफरत करता है। तो वो दूसरी बार भी एक शानदार घटिया इंसान है। और मैं मान रही हूँ कि जब तक उसे इस्लामिस्टों द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाता, वो हमारे सप्ताह के घटिया इंसान वाले हिस्से में बना रहेगा। ठीक है, अब मेरे सप्ताह के घटिया इंसान की बारी है। ये उन लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें असफल वामपंथी कट्टरपंथी इजरायली अकादमिक कहा जाता है, जो इजराइल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ बहुत होशियार लोग हैं।
इसलिए काफी प्रतिस्पर्धा है। ये लोग दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं और जाहिर है ये जागरूक यूनिवर्सिटीज ऐसे इजरायली लोगों को नौकरी देना और स्थायी पद देना बहुत पसंद करती हैं जो इजराइल विरोधी बातें करते हैं। फिर वे कहते हैं ये तो एक इजरायली है। एलन डर्शोविट्ज वास्तव में इस बारे में बात करते हैं कि कैसे ऐसे इजरायली शिक्षाविदों का एक पूरा वर्ग है जिनका काम बस यही है कि वे यहाँ जो हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व करते का नाटक करते हैं। वे सिर्फ अपनी आत्म घृणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे देश वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कोई उनसे बात नहीं करेगा। इनमें से एक व्यक्ति का नाम शायल बेन एफ्राइम है। मैं इन नफरत करने वालों का अनुसरण नहीं करती, लेकिन वो बार बार मेरे एक्स पर आता है। हर बार उसे पढ़कर मुझे उल्टी जैसा लगता है क्योंकि वो खुद को पूर्व राजनयिक कहता है। मुझे नहीं पता उसे किसने नौकरी दी थी। मुझे नहीं लगता ये सच है। वो अकादमिक है, असल में हारा हुआ इंसान। लेकिन तुम जानती हो, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनकी कहानी का अंत अच्छा हो। ये आदमी यहूदी और इजराइल के खिलाफ जहर उगलता है। मैं उसे ट्रोल करती हूँ, कहती हूँ तुम यहूदी नहीं, यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हें बिरादरी से बाहर कर दिया है। मुझे उसका नया ट्वीट पसंद आया क्योंकि इससे दिखता है कि वो यहूदी विरोध का विरोध वास्तव में क्या होता है इस बारे में कितना अनजान है। एक इजरायली होने के नाते उसे यह समझ नहीं आता कि यहूदी विरोध का विरोध क्या होता है। यही इस घटिया इंसान की कहानी का सुखद अंत है। मैंने फिलिस्तीनियों का इजराइल के खिलाफ बचाव करने के लिए अपने दोस्त, परिवार, समुदाय और शायद अपने घर लौटने की संभावना भी कुर्बान कर दी। चिंता मत करो शायल, मैं देखूंगी कि तुम घर वापस ना जा सको। मैंने अपने हजारों डॉलर खर्च किए और गाजा के लिए इससे भी ज्यादा पैसे जुटाए। हाँ, वो पैसा हमास के पास गया और मुझे उन्हीं लोगों द्वारा इतनी बेरहमी से निशाना बनाया गया है जो फिलिस्तीन के समर्थक होने चाहिए थे। शायल, क्या अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि वे तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम यहूदी हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम वाकई ऐसी मिसाल कायम कर रही हो कि किसी को भी पाला नहीं बदलना चाहिए। नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए शायल, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, वरना उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी और वे अलग थलग रह जाएंगे। शायल, तुम तो हमेशा से ऐसी थी क्योंकि तुम हारने वाली हो। मुझे अपने चुनाव पर पछतावा नहीं। तुम मेरी सोच से भी बड़ी बेवकूफ हो। वो सही फैसला था। नहीं, वो सही नहीं, तुम बेवकूफ हो। इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो तुम्हें सुखद अंत की बधाई। अगर अब भी नहीं समझे कि यहूदी विरोधी भावना क्या है तो तुम बेवकूफ हो। अगर तुम अब भी नहीं समझे कि सही तरह का यहूदी नहीं होता और फिर भी उस समुदाय में स्वीकार होने के लिए झुक रहे हो जो तुम्हारी पहचान से नफरत करता है, तो शायल बेन एफ्राइम, तुम चाहे जो भी हो, तुम एक घटिया इंसान हो, एक हारे हुए हो और इस हफ्ते के सबसे बड़े बेवकूफ हो। ठीक है? वैसे शायल अब अकेडमिक नहीं है। उसे यूसीएलए से यौन उत्पीड़न के लिए निकाल दिया गया था। ऐसी घटनाएं हुई हैं। काफी सारे आरोप लगे हैं। शानदार। तो आत्मघृणा करने वाला भी महिलाओं का शोषण करने वाला है, जैसे कि वो आदमी जिसके पास नाजी टैटू है। इसमें हमेशा महिलाओं के प्रति घृणा शामिल होती है। हैरानी की बात है कि इनमें हमेशा महिलाओं के प्रति घृणा जुड़ी होती है। वो शोषक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोमेड मॉनिटर ने दावा किया था कि वही स्रोत था। इंटेल जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है। उसे इजराइल छोड़े कितना समय हो गया, ये तो बेतुका है। हाँ, शायल ही वो बहुत विश्वसनीय न्यूयॉर्क टाइम्स के डॉग रेप आर्टिकल का मुख्य स्रोत था और साथ ही यूरोमेड भी, जिसे सभी इस्लामिस्ट फंड करते हैं। तो हाँ, यही उसकी असली पहचान है। लेकिन मैं बस खुश हूँ कि हर कोई उससे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो पक्ष भी जिससे वो जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। हाँ, क्योंकि वही एक व्यक्ति कई जगहों के लिए स्रोत बन जाता है। हाँ, जो भी इजराइल को बुरा दिखाना चाहता है वो उसी व्यक्ति पर उंगली उठाएगा। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जिसे अहंकार हो, आगे बढ़ना चाहे, खेलने की इच्छा रखे या अपने यहूदी धर्म और इजरायली पहचान को प्रसिद्धि के लिए इस्तेमाल करे। ये हमारे लिए समस्या है कि कोई इंसान इतना नुकसान कर सकता है, जबकि हम सोचते हैं कि ऐसा संभव नहीं। लेकिन दुनिया तो ऐसे ही लोगों को ढूंढती है। लेकिन आप, मेरा मतलब है व्यक्ति आप नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स हाँ, उससे भी ज्यादा। एक हारे हुए लड़के से जो चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से शोशाना, वो सिर्फ एक लड़का नहीं है। ऐसे बहुत सारे इजरायली अकादमिक हैं
अब वो बदनाम अकादमिक बन चुका है और उसे बाहर निकाल दिया गया है, भगवान का शुक्र है। और अब उसने अपने फिलिस्तीन समर्थक दोस्तों को भी खो दिया है, और भी अच्छा। लेकिन ऐसे बहुत सारे इजरायली नाकाम अकादमिक हैं जो यहाँ नौकरी नहीं पा सके और अमेरिका चले गए, और किसी एंटी जायोनिस्ट, एंटी इजराइल यहूदी अध्ययन या इजराइल अध्ययन या मध्य पूर्व अध्ययन विभाग ने उन्हें नौकरी दे दी, सिर्फ इसलिए कि वे खुद से नफरत करने वाले इजरायली हैं। ऐसा हर जगह होता है। एक बार मैं अमेरिका में एक संस्था के साथ बैठा था जो यहूदी विरोध के खिलाफ है। वहां मुझसे पूछा गया, क्या आप इन इजरायली शिक्षाविदों को वापस बुला सकते हैं? वे काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इसका उदाहरण है। खैर, आप क्या कर सकते हैं? चलिए इस बहुत ही कठिन दिन और कठिन हफ्ते में खुद को थोड़ी और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं और अपने हीरोज के बारे में बात करते हैं। और हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है लिली, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। इस हफ्ते तुम्हारा हीरो कौन है? ये मैं इसे घिसा पिटा नहीं कहना चाहती, लेकिन ये ईरान के लोग हैं। सारी तकलीफों के साथ जितना भी खून खराबा उन्होंने देखा है, उन्होंने दसियों हजार लोगों के जनाजे उठाए और हमारे हीरोज की कब्र पर नाचे। ईरानी माओ के खामोश आंसुओं के लिए। ईरानी और इजरायली माओ के लिए जो गर्भवती थीं, वीडियो बनाते हुए शेल्टर की ओर भाग रही थीं, कह रही थीं कि हम तुम्हारे लिए वहां हैं। तो हमारे देशों की माओ के लिए वे मेरी हीरो हैं। ये बहुत सुंदर है लिली। वे सच में बेहद मजबूत रही हैं, अगर आप मजबूत लोगों की बात करें। ईरानी लोग, वे अपनी आज़ादी वापस पाने की कोशिश में हार नहीं मान रहे हैं, और हमें उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए। एमिली, इस हफ्ते आपकी हीरो कौन है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस हफ्ते मेरे हीरो वही हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। मैं लेबनान के राष्ट्रपति ऑन को चुनूंगी। मुझे लगता है वो दबाव में रहे, और भले ही मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने इजराइल के बारे में कही, लेकिन जिस तरह उन्होंने डटकर वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं, वो बहुत साहसी है। जितना ज्यादा वो ऐसा करते हैं, उतना ही ज्यादा वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी नेताओं और अधिकारियों की हत्या की है, इसलिए उनका ये कदम बहुत जोखिम भरा है। मुझे लगता है इसकी सराहना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे इस्लामी गणराज्य को लगातार दखल देने और लेबनान राज्य को अस्थिर करने की कोशिशों के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही जरूरी है। ये पश्चिमी देशों के लिए भी आंखें खोलने वाली बात है। लोग ये नहीं समझते कि वास्तव में पूरे मध्य पूर्व में इजराइल, अरब देशों और यहाँ तक कि ईरानी लोगों के बीच भी इन परिस्थितियों से निपटने के तरीकों को लेकर काफी सहमति है। पश्चिमी देशों का इसे संभालने का अलग ही नजरिया है, और इसमें आमतौर पर रियायतें देना, बातचीत करना और किसी न किसी रूप में तुष्टीकरण शामिल होता है, जिसके लिए शायद कभी समय और जगह हो सकती है, लेकिन अभी इस्लामिक रिपब्लिक के मामले में ये सही नहीं है, और हिजबुल्लाह से निपटने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस हफ्ते लेबनान के राष्ट्रपति मेरी हीरो हैं। मैं आपसे सहमत हूँ एमिली। वो दबाव में है और उनकी जान को खतरा है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, कासिम लेबनान के शासक नहीं हैं। उन्होंने सीधे व्यक्तिगत तौर पर कहा, आप हमारे देश के संप्रभु नहीं हैं, यानी उन्हें कब्जा करने वाला बताया। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैंने लेबनान की सरकार के किसी प्रमुख से ऐसा सुना है, तो मुझे लगता है कि वो तैयार हैं। हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। हमारे बीच उनका कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है। उन्हें बस अपने देश से जहर निकालना है। तेहरान से जहर निकालना आसान होता, लेकिन यही है, आप जानते हैं। ये मुझे बहुत मजेदार लगता है। मैं सुनती हूँ और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे इजराइल विरोधी लोग लेबनान के बारे में टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि इजराइल वे बस सबके साथ युद्ध चाहते हैं। बीएच बस युद्ध चाहता है, वे ग्रेटर इजराइल चाहते हैं। मैं सोचती हूँ, सच में ग्रेटर इजराइल कहाँ है? लेबनान में। हम लेबनान में किस इलाके के लिए लड़ रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। ये बिल्कुल बकवास है। यहाँ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है। और साथ ही मुझे लगता है कि मैंने अभी पढ़ा कि 82% लेबनानी लोग वास्तव में इजराइल के साथ शांति चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सर्वे पिछले कुछ दिनों में ही आया है। अधिकांश लोगों को हमसे शिकायत नहीं, वे शांति और अच्छी जिंदगी चाहते हैं। लेबनानी भी इजरायलियों की तरह बाहर जाकर परिवार संग रहकर मजे करना पसंद करते हैं। और बस यही है। काबिले तारीफ हीरो। शोशाना, तुम्हारा हीरो कौन है? मेरा हीरो इस हफ्ते है
लेकिन उसका नाम प्रकाशित नहीं हो रहा क्योंकि वो पहली महिला है जिन्होंने साइरेट मत्तल कोर्स पास किया है, जो आईडीएफ की एक विशेष लड़ाकू यूनिट है जिसके लिए महिलाएं वास्तव में योग्य हुई हैं। अब तक कोई भी वो कठिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सका, लेकिन वो पहली महिला है जिन्होंने इसे किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो मानती है कि महिलाओं को हर जगह होना चाहिए जहाँ पुरुष होते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा ऐसा कोई सार्वभौमिक बयान नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर देखती हूँ कि जब महिलाएं उन जगहों पर नहीं होती जहाँ उन्हें होना चाहिए और जहाँ वे बहुत मददगार हो सकती हैं, तो उसका नुकसान होता है। और एक अच्छा सैनिक होना सिर्फ ताकतवर या लंबा होने की बात नहीं है। ताकत के कई अलग अलग रूप होते हैं। मुझे लगता है अगर हम महिलाओं की ताकत ज्यादा इस्तेमाल करें तो शायद पुरुषों की युद्धों की बातें कम होंगी। हर हफ्ते हमें इन पुरुषों और उन पुरुषों के बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी जो हमेशा दूसरों के साथ युद्ध करते रहते हैं और वे अपने छोटे दिमाग में क्या सोचते हैं। तो मैं उस पे बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उसने ये ग्लास सीलिंग तोड़ी, या आप इसे जो भी कहना चाहें, और ट्रेनिंग पूरी की। एक बहुत अच्छी फोटो है जिसमें बाकी सब धुंधले हैं, सभी चेहरों को धुंधला कर दिया गया है लेकिन सबके सीने खुले हैं, और एक टी शर्ट है और वही टी शर्ट पहने हुए हैं। वो बिना कपड़ों के नहीं रहने वाली है। मुझे लगता है कि जब महिलाएं किसी भी टेबल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक पर होती हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान की कृपा से वो सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी जैसे उसके भाई और वो खुद अपने लोगों की रक्षा करती है। आमिर, आप जानते वो हमारी जी.आई. जेन जैसी है। पिछले हफ्ते मुझे एक धार्मिक कार्यक्रम में बुलाया गया था। हिब्रू चैनल श्रोगीम हम कॉम्बैट यूनिट्स में महिलाओं पर चर्चा कर रहे थे। एक महिला थी जो कह रही थी कि महिलाओं को कॉम्बैट यूनिट्स में नहीं जाना चाहिए और सेना उन्हें बहका रही है। मैं मानती हूँ जो महिला कॉम्बैट में जाती है वो सच में वहाँ जाना चाहती है। अगर आप नहीं जाना चाहती तो आपको ज़रूरत नहीं है, वे भी नहीं जाएंगी। मैंने उनसे कहा, आप जानती हैं मैंने उस महिला से क्या कहा? 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए। 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि महिलाओं को डॉक्टर नहीं होना चाहिए। हमें कई बार बताया गया कि बहुत सी जगहें महिलाओं के लिए नहीं है। और जैसे जैसे युद्ध और अधिक तकनीकी होते जा रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा शोशाना, महिलाओं की अलग अलग ताकतें होती हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये शानदार है। इजराइल में इसके बारे में बहुत नकारात्मक बहस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए कि वे जहाँ भी जाना चाहें और जहाँ भी वे उपयुक्त हों वहाँ जा सकें। तो हाँ, शानदार हीरो जी.आई. जैन, हमारी इजरायली जी.आई. जैन। ठीक है, मेरी हीरो वाकई एक दिलचस्प शख्स है जिससे मैं मिल चुका हूँ। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, मैं पहली बार पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में इजराइल मार्च में गई थी। ये एक अनोखा अनुभव था। मैं 3 झांकियों में शामिल हुई थी और उनकी रानी थी। मैं पहले कभी किसी झांकी पर नहीं गई थी। मेरे लिए ये ट्रॉमा था कि मैं कभी किसी झांकी पे नहीं गई। मैंने सोचा जितनी हो सके उतनी झांकियों में शामिल होंगी और मुझे बहुत मज़ा आया। मार्च की शुरुआत में मैं न्यूयॉर्क की गवर्नर व अन्य नेताओं के साथ मार्च कर रही थी। वहाँ एक आदमी था जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अब वायरल हो चुका है। फिर मैंने उसके साथ रिकॉर्ड किया। देखिए, मैं यहाँ जॉर्डेनियन के नेता के साथ हूँ। हसन, पता है क्या? हसन, पता है क्या? हमें बताओ कि तुम कौन हो? अल्लाह, मैं यहाँ से हूँ। भीड़ के नेता बेनी हसन है। जॉर्डन में बेनी हसन के 10 लाख लोग हैं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, यही वजह है। मेरा संदेश साफ है, हमें नया मध्य पूर्व बनाना है। हम मध्य पूर्व में हैं। यहूदी लोगों ने बहुत सह लिया है, अब हमें मध्य पूर्व के भविष्य के लिए अच्छा साझेदार बनना है, इसलिए इसकी जरूरत है। हमें अब और नफरत भरी बातें नहीं चाहिए, अब और आतंक नहीं चाहिए, अब और खून खराबा नहीं चाहिए। यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। इसी वजह से मैं आ रही। मैं आपके पास आ रहा हूँ आपसे जुड़ने के लिए। माफ करें, मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकता। सब लोग एक साथ हाथ में हाथ डालकर, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस किरदार का नाम अबेदल्ला है, नहीं, अबेद लेला अल माला। और जैसा कि आपने अभी सुना, वो भी मेरी तरह हसन जनजाति से है। मेरे जैसा नहीं, वो जॉर्डन से है। मैं जबल अल हसन से हूँ।
खैर, लेकिन ये आदमी मूल रूप से, जैसा कि आपने सुना, कुछ मिलियन जॉर्डेनियों का एक जनजातीय नेता है और वो न्यूयॉर्क में इजराइल डे मार्च में अपनी पारंपरिक पोशाक में एक संदेश लेकर गया। इजराइल के साथ युद्ध अब बहुत हुआ, हम जॉर्डन वासी हैं, हमें शांति बनानी होगी, मध्य पूर्व को शांति बनानी होगी। यही उसका संदेश था। सच कहूं, उसने खुद को रिकॉर्ड किया, वीडियो वायरल हुआ। दोस्तों ने पूछा, क्या वो तुम हो जो उसके पास खड़े हो? मैंने कहा, हाँ, वही मैं हूँ। मैंने सोचा, उसने कितना प्यारा काम किया। मंडानी द्वारा बहिष्कृत होने के बाद भी कितना प्यारा दृश्य है कि एक आदमी अपनी पारंपरिक जॉर्डेनियाई जनजातीय पोशाक में यहूदियों के साथ न्यूयॉर्क की गवर्नर के ठीक पीछे मार्च कर रहा है। वो एक बहादुर आदमी है और वो एक हीरो है। तो हाँ, वही मेरा हीरो है। ये दुख की बात है कि आपको सिर्फ सच बोलने या कुछ सही कहने के लिए हीरो माना जाता है। मुझे पता है। तुम जानते हो जो तुम मानते हो कि तुम्हारे लोगों के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, लेबनान के राष्ट्रपति से लेकर जॉर्डन के इस आदमी तक। बिल्कुल। अबेदा लेला बदअल्ला अलमुल्ला मेरे इस हफ्ते के हीरो हैं। तो आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। ये हफ्ता, आप जानते हैं, पहले से ही बहुत कठिन रहा है। हम हर दिन हर पल यही दुआ करते हैं कि ये शासन गिर जाए। हमें ये दुआ करनी होगी क्योंकि वे बुराई की जड़ हैं। उनके जाने के बाद हम समृद्ध और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व की उम्मीद कर सकते हैं। हम सैनिकों और ईरानी लोगों की सुरक्षा की दुआ करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।